नमस्कार। फिजियोथेरेपी के दुनिया में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी होते हैं और शॉर्ट वेव डायथर्मी जिसे हम एसडब्ल्यूडी भी कहते हैं उन्हीं में से एक है। तो चलिए आज इस ज़रूरी टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स नस आने ही वाले हैं और एसडब्ल्यूडी को लेकर थोड़ी भी टेंशन हो रही है ना, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज की इस चर्चा में हम हर वो ज़रूरी बात कवर करेंगे जो आपको चाहिए ताकि आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपना जवाब लिख सकें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, है ना। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी जड़ मतलब उसके बेसिक्स को समझना सबसे ज़रूरी होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है क्या। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो शॉर्ट वेव डायथर्मी एक डीप हीटिंग मोडालिटी है। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करती है और इन वेव्स से शरीर के बहुत अंदर के टिश्यूज जैसे कि हमारी मसल्स वहां तक गर्मी पहुंचाती है। सोचिए, उन जगहों पर जहां एक नॉर्मल हीट पैक का तो पहुंचना नामुमकिन है। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 27.12 मेगाहर्ट्ज। इसे अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर एसडब्ल्यूडी मशीनें काम करती हैं। एग्जाम के लिए ये मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे तो याद रखना ही रखना है। यकीन मानिए, एग्जामिनर आपके जवाब में ये नंबर ज़रूर ढूंढ रहा होगा। तो सवाल उठता है, ये काम करता कैसे है। इसका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। मशीन बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और जब ये एनर्जी हमारे शरीर के टिश्यू से होकर गुजरती है तो वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक माइक्रोवेव ओवन खाने को गर्म करता है। बस फर्क इतना है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और थेराप्यूटिक होता है। एसडब्ल्यूडी पैदा कैसे होती है? इसके 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई से करंट आता है। फिर ऑसिलेटर सर्किट, ये बनाता है हमारी वो मैजिकल फ्रीक्वेंसी 27.12 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद ट्यूनिंग सर्किट सब कुछ कंट्रोल में रखता है और आखिर में एप्लीकेटर्स के जरिए वो एनर्जी पेशेंट तक पहुंच जाती है। और हाँ, एक प्रो टिप, एग्जाम में इसका डायग्राम बनाना और हर पार्ट को लेबल करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के शायद सबसे ज़रूरी हिस्से की, खासकर अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो। एसडब्ल्यूडी को अप्लाई करने के 2 मेन तरीके होते हैं। ये 2 तरीके हैं, पहला कैपेसिटिव और दूसरा इंडक्टिव। कैपेसिटिव मेथड में हम कंडेंसर पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्किन और फैट मतलब जो ऊपर की लेयर्स हैं उन्हें गर्म करता है, तो ये घुटने या कंधे के दर्द के लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ है इंडक्टिव मेथड जिसमें एक कॉइल या केबल यूज होता है। ये मसल्स जैसे गहरे टिश्यूज तक पहुंचता है, तो ये कमर दर्द या जांग की मसल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आप सब कुछ भूल भी जाओ ना तो बस ये एक लाइन याद रख लेना। कैपेसिटिव मतलब सुपरफिशियल यानी सतही और इंडक्टिव मतलब डीप यानी गहरा। बस ये छोटा सा मंत्र आपको एग्जाम में बहुत बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एसडब्ल्यूडी क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं। पर अगला बड़ा सवाल यह है कि हम इसे यूज करते ही क्यों हैं। मतलब शरीर पर इसके ऐसे क्या असर होते हैं जो इसे इतना फायदेमंद बनाते हैं। देखिए, जब एसडब्ल्यूडी से गर्मी पैदा होती है तो हमारी बॉडी में कई कमाल के चेंजेस आते हैं। ये हमारी खून की नसों को चौड़ा कर देता है जिसे हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ज्यादा ब्लड फ्लो का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का उस जगह पहुंचना। नतीजा, हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। इसके साथ साथ ये मसल्स की अकड़न कम करता है, दर्द में आराम देता है और टिश्यूज को ज्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाता है। और इन्हीं सब फायदों की वजह से एसडब्ल्यूडी को हम कई तरह की दिक्कतों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुराना कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर जैसी जोड़ों की जकड़न और आर्थराइटिस के कई केसेस में भी ये बहुत असरदार है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पुरानी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जहां डीप हीट से फायदा हो सकता है, वहां एसडब्ल्यूडी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी टॉपिक पर। देखिए, ये जानना जितना ज़रूरी है कि एसडब्ल्यूडी को कब यूज़ करना है, उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि इसे कब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इस सेक्शन पर प्लीज़ पूरा ध्यान दीजिएगा। पेशेंट की सेफ्टी सबसे ऊपर है और इन रूल्स को जानना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है।
तो ये हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब इन केसेस में एसडब्ल्यूडी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। जैसे अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा है या बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में, कैंसर के मरीजों में या कहीं पर भी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो एसडब्ल्यूडी को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर आते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। यहां हम एसडब्ल्यूडी यूज तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा सावधानी के साथ। जैसे कि मान लीजिए किसी मरीज की सेंसेशन मतलब महसूस करने की क्षमता किसी हिस्से में कम है। अब अगर वहां ज्यादा हीट हो गई तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा और स्किन जल सकती है। इसीलिए ऐसे केसेस में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। ऑल राइट, तो चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सारी नॉलेज को एक साथ इस्तेमाल करके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर कैसे लाने हैं। ये है एग्जाम में लिखने का गोल्डन टिप। अपने जवाब को हमेशा एक अच्छे स्ट्रक्चर में लिखिए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। वो जो हमने सर्किट डायग्राम की बात की थी उसे तो बनाना ही बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन जरूर कीजिए। आप सोच रहे होंगे कौन से कीवर्ड्स? तो ये 3 तो सबसे जरूरी हैं: 27.12 मेगाहर्ट्ज, कैपेसिटिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। जब एग्जामिनर आपके जवाब में इन शब्दों को हाइलाइटेड या अंडरलाइन देखता है ना, तो उसे 1 सेकंड में समझ आ जाता है कि आपको टॉपिक की अच्छी गहरी नॉलेज है। और आखिर में अपने जवाब को हमेशा एक छोटे लेकिन दमदार कंक्लूजन के साथ खत्म करें। जैसे ये लाइन एकदम परफेक्ट है जो एसडब्ल्यूडी का पूरा सार बता देती है। एसडब्ल्यूडी क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव डीप हीटिंग मोडालिटी है। बस इतना काफी है। तो आज हमने एसडब्ल्यूडी को काफी गहराई से समझ लिया है, पर जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक बहुत बिजी क्लिनिक है, आपके पास 2 पेशेंट हैं, एक पुराने कमर दर्द वाला और दूसरा फ्रोजन शोल्डर वाला। आप एसडब्ल्यूडी ट्रीटमेंट के लिए किसे प्राथमिकता देंगे और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर। इससे आपकी प्रैक्टिकल और क्लिनिकल समझ और भी बेहतर होगी।